हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे दीपक क्लासेस पे। आज का जो हमारा लेक्चर है बच्चों वो है वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले आप लेक्चर 1 देख चुके होंगे, लेक्चर 2 देख चुके होंगे, तभी आप 3rd में आइएगा। लेक्चर 1 और 2 पे बेस्ड अगला जो वीडियो आएगा बच्चों, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस लेके आऊँगा मैं, जिससे आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। तो आज हम जो कर रहे हैं, हमारा जो तीसरा वीडियो है, तीसरे वीडियो में आज का जो हमारा बच्चों टॉपिक है वो है कंजर्वेशंस लॉ से। आप देखते होंगे मैकेनिक्स में जनरली 2 कंजर्वेशन लॉ हैं। पहला है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और दूसरा जो लॉ है बच्चों हमारा वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आपको कई जगह आपने पढ़ा होगा। आज हम इसको डिफरेंट डिफरेंट केस में लगाएंगे और देखेंगे कि कैसा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। पहले थोड़ा सा हम ब्रीफली इन दोनों को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड व्हाट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें आप क्या देखेंगे, देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन में। जनरली मोमेंटम को हम कैसे डिफाइन करते हैं, पी से हम इसको बच्चों दिखाते हैं, पी इक्वल टू एम वी। ठीक है, तो मोमेंटम का जो कंजर्वेशन लॉ है, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, आपने अगर चैप्टर 5 अच्छे से पढ़ा है तो चैप्टर 5 में कहा है द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। न्यूटन का सेकंड लॉ कि जो रेट चेंज होगा मोमेंटम का वो फोर्स के बराबर होता है। अब यहाँ पर कहानी क्या है बच्चों, कहानी ये है, सोचिए अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मान लीजिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो डी पी बाई डी टी को जीरो होना पड़ेगा। और आपको ये भी पता होगा किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो जीरो होगा। दैट मीन्स ये क्या इम्प्लाई करेगा कि जो पी होगा हमारा वो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से ही हमारा एक रूल बनेगा बच्चों। ये तो बस बेसिक नॉलेज है, जब आप क्लास 11th में है तो आप इनको लिखेंगे। आप क्या रूल निकालेंगे, आप ये निकालेंगे व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम ऑफ सेवरल इंटरैक्टिंग पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं उसमें, देन द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व। फोर्स ही एक्टिव नहीं है तो जो टोटल हमारा लीनियर मोमेंटम होगा पूरे सिस्टम का वो क्या होगा, कंजर्व रहेगा। या आप ये भी कह सकते हैं द टोटल लीनियर मोमेंटम इज वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल पार्टिकल। तो अगर बहुत सारे पार्टिकल हैं और उस पर कोई फोर्स नहीं लगा है तो आप उन सबका इंडिविजुअल वेक्टर सम करेंगे और जितने भी पार्टिकल होंगे, मान लीजिए n है, किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। इसी को अगर आप कोलिजन में लगाते हैं तो कोई कोई आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, तो अगर कोलिजन का केस है, जैसे कि हम इसको कोलिजन में लगाते हैं इस रूल को बहुत बार, तो कोलिजन में आप देखेंगे बिफोर कोलिजन कितना मोमेंटम होगा, बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम होगा वो आफ्टर कोलिजन के मोमेंटम के बराबर होगा। ठीक है, ये तो बेसिक थ्योरी है कि क्या होता है लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये मोमेंटम जो है लीनियर मोमेंटम है, आप इसमें कंफ्यूज मत करना। लीनियर मोमेंटम को जनरली मोमेंटम ही कहा जाता है। ठीक है, आगे जाएंगे आप रोटेशन में, वहाँ एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे, वो अलग चीज़ है। ठीक, अब बात आती है, इसको आप डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है बच्चों, आप ये कह सकते हैं अगर इसका आप डेरिवेशन करें तो न्यूटन थर्ड लॉ से भी आप इसको निकाल सकते हैं। या आप ये बोल सकते हैं कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ है और थर्ड लॉ है वो लीड करता है इस फंडामेंटल प्रिंसिपल को। कई बार पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रिंसिपल हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को लीड करता है। आपने डेरिवेशन किया होगा तो ये तो सेकंड लॉ तो इसमें दिख ही रहा है, तो सेकंड लॉ तो लीड कर ही रहा है। थर्ड लॉ से हम क्या करते हैं, ये कोलिजन वाली
प्रॉपर्टी निकाल लेते हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं न्यूटन सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑलवेज लीड टू अ फंडामेंटल मैकेनिकल या मैकेनिक्स प्रिंसिपल दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब बात आती है एनर्जी की। ठीक है, कल हमने पढ़ा था एनर्जी बहुत तरह की हो सकती है, वेरियस फॉर्म हो सकती है, और एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। अब जो टोटल एनर्जी होती है बच्चों, टोटल एनर्जी या जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, उसका सम क्या होगा? उसका सम हमारा हमेशा कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स जब भी कोई सिस्टम होगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है? कोई भी सिस्टम है आपके पास, एनर्जी लॉस कभी नहीं होगा। अगर किसी सिस्टम में एनर्जी लॉस हो रहा है, दैट मीन्स एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा रही है। ठीक है, कई बार ऐसा है केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। जैसे कहीं पर आप देखते होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक या कैपेसिटर की एनर्जी थर्मल एनर्जी में हो रही है। तो एनर्जी के फॉर्म बदल रहे हैं। तो मैकेनिक्स में जितनी मेरी प्रॉब्लम होंगी, जो मैकेनिक्स से रिलेटेड होंगी, वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, लेकिन दोनों का अगर आप सम देखेंगे वो कांस्टेंट आएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो ये जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल हैं, इनका हम एप्लीकेशन डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में, या आप बोल सकते हैं कि बेसिक कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे, आपको जनरली इतना ही बताया जाता है। और जब कोई क्वेश्चन करते हैं हम, तो हम वहाँ पे डायरेक्ट कह देते हैं अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आप सोचते हैं कि ये कैसे लग गया, जेन्यून डाउट आता है बच्चों का कि सर ये कैसे लगा दिया, आपको कैसे पता लग गया। तो ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिसमें हर बार यही लगता है। ठीक है, तो आज मैं उसको लगा रहा हूँ और आपको एक एक डाउट, जितने भी आपके डाउट होंगे एक एक करके सबको सॉल्व करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर ये भी कह सकते हो आप, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, सॉरी ये इनिशियली होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व रहेगी। कोलिजन से पहले मोमेंटम, जब हम इसके बाद कोलिजन पढ़ेंगे तो पहले मोमेंटम और बाद का मोमेंटम दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, वो भी हम देखेंगे। तो कहीं पर ये दोनों लग जाते हैं, कहीं पर सिर्फ इसी से हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक, अब आप देखिए, जब भी आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी, कोई भी ऐसा सिस्टम है, तो आपको वेलोसिटी का कंसेप्ट है, आप समझिए कि वेलोसिटी ही निकालनी है। तो उस केस में, या हाइट निकालनी है, कितने रेज हुआ भी देखते हैं, तो आप वहाँ पर ये वाला लगाएंगे। और जहाँ पर कभी भी कोलिजन होगा तो डैम श्योर ये लगेगा ही लगेगा, और ये हर जगह सही है, ये यूनिवर्सली वैलिड हैं, कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि ये नहीं लगते हैं। ठीक है, अच्छा जी, पहला जो हम केस लेते हैं वो लेते हैं फ्री फॉलिंग बॉडी। मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है बच्चों, और यहाँ पर कोई एक एच हाइट पे बॉल है हमारी जो फ्री फॉल कर रही है, और यहाँ पे है वो बॉल जिसका मास है m। ठीक है यहाँ तक। अब आप बताइए, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। जब भी आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो आपको दो पॉइंट बिल्कुल डिफाइन होने चाहिए जहाँ पर आप एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे आप देखें, और मान लीजिए एक जनरल पॉइंट हम बीच में भी ले लेंगे, C मान के चलिए। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ ये पार्टिकल यहाँ पे है, तो यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जी होगी? तो बच्चों जो यहाँ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि पार्टिकल इनिशियली तो रेस्ट में होगा। और पोटेंशियल एनर्जी जो हाइट की वजह से है वो कितनी हो जाएगी? mgh। दैट मीन्स यहाँ पर जो स्टोर्ड फॉर्म में एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। किसी हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है? पोटेंशियल में mgh होती है। अच्छा जी, तो इन दोनों का सम देखेंगे तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh। कहाँ पर? इस पॉइंट A पे। अब जैसे ही आप पॉइंट B, मान लीजिए ग्राउंड पे पहुंच गए, तो ग्राउंड पे पहुंच गए तो ये किसी वेलोसिटी v से आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही ये किसी वेलोसिटी मान लीजिए v से आया, तो आप कह सकते हैं इस पॉइंट पे आपकी एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं, यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी 0 थी, कोई दिक्कत नहीं आया, लेकिन यहाँ पर पॉइंट B पे आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी बच्चों mg इंटू हाइट कितनी हो गई? 0।
तो मतलब अर्थ पे इसकी 0 हो जाएगी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी की अगर आप बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, अगर आपको फॉर्मूला याद है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, मे बी आपको वी नहीं दिया है तो आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा के देखें तो वी स्क्वायर, एक रूल आपने पढ़ा होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो वी तो ये वी ही है, यू इनिशियली यहाँ पे 0 था तभी हमारी काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो गई, 2a यहाँ पे g हो गया और ये h हो गया। तो वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चों, 2gh। तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर अगर आप वैल्यू रखें तो हाफ m और वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा 2gh। ठीक है यहाँ तक। अच्छा जी, इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, mgh। तो इसका मतलब क्या हो गया, जितनी एनर्जी यहाँ पे थी उतनी ही यहाँ पे भी हो जाएगी। क्यों, अगर आप टोटल एनर्जी निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि कैसे एनर्जी कंजर्व रह रही है। अगर आपसे ऐसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जब भी एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं या तो आपको वेलोसिटी पूछी जाती है या आपको हाइट पूछी जाती है। क्यों, देखो वेलोसिटी यहाँ से निकल जाएगी और हाइट यहाँ से निकल जाएगी, या फिर आपको वेलोसिटी हाइट दे देंगे तो आपसे मास पूछा जाएगा। तो अगर यहाँ पे होता, मान लीजिए यहाँ से कोई x डिस्टेंस पे आपको निकालना है, ठीक है, तो इस x डिस्टेंस पे आपसे कहा गया कि जो वेलोसिटी है वो v है, v1 है मान लो। ठीक है, तो बताइए कि इस x पे, या v मान लीजिए, कोई नहीं आएगा तो v से ही है, तो v से अगर ये है तो आपसे पूछेंगे यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर बच्चों काइनेटिक एनर्जी तो हो जाएगी कुछ ना कुछ, और वो होगी हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी, और जो यहाँ से ग्राउंड से आपकी हाइट होगी, टोटल एच है इतनी, एक्स है तो बची कितनी, एच माइनस एक्स। हम रेफरेंस पॉइंट कहाँ ले रहे हैं, ग्राउंड पे। ठीक है, अच्छा जी, और रेफरेंस पॉइंट हमेशा ऐसा लेना पड़ता है जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो, ताकि हमारे क्वेश्चन में कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, ये बात याद रखना। 0 हमने पोटेंशियल एनर्जी में भी पढ़ा था कि इसको एक रेफरेंस लेवल की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हमारा ग्राउंड है। ये हो गई हमारी यहाँ पर एनर्जी। जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्यों, देखो यहाँ पर जो v है, अब इस केस में v लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, हाफ m, और v की वैल्यू इस कंडीशन से लगाएंगे तो ये डिस्टेंस कितनी है, s, तो हो जाएगा 2gx। तो इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, mgx। इन दोनों को आप ऐड करिए, अगेन जो टोटल एनर्जी मिलेगा वो mgh मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो mgh है आपका, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो आपसे अगर कभी टोटल एनर्जी पूछ दिया जाए ए से लेके इस बी के बीच में कहीं पर भी, तो वो हमेशा mgh होगी, अगर ये h हाइट आपको गिवन है। क्लियरली अगर आप देखो, फ्री फॉलिंग बॉडी हो गया और सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, उसके लिए एक फेमस ग्राफ है जो आपको जेई में डायरेक्ट पूछा जाता है। अगर ये एनर्जी है और ये आपका हाइट है या डिस्टेंस है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये डिस्टेंस हो जाएगी या एक्सट्रीम और एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी। तो उस केस में आप देखेंगे, अगर आप इसमें देखते हैं, पहले छोड़ो सिंपल हार्मोनिक को अभी नहीं, तो अगर ये हाइट है तो आप देखें यहाँ से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो ये ग्राफ किसको दिखाएगा, ये वाली जो बढ़ रही है ऊपर को, पोटेंशियल एनर्जी को। और जब यहाँ पे था तो उसके बाद कुछ एनर्जी थी, तो ये वाली जो ग्राफ है हमारा, ये दिखाएगा काइनेटिक एनर्जी को, और इन दोनों को जो टच करते हुए चलेगा ये दिखाएगा टोटल एनर्जी को। तो कई बार फ्री फॉल का अगर एनर्जी कंजर्वेशन का आपको ग्राफ पूछा जाएगा तो आप कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है आप देख रहे होगे पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, एक फिक्स हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी वो हो जाएगी मैक्सिमम, और जैसे हाइट घटेगी तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे हो गई थी। काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे मोशन होगा तैसे तैसे बढ़ेगी, ठीक है, एक टाइम बाद 0 हो जाएगी। ठीक, तो अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जब 0 हो जा रही है बिल्कुल, तो आप क्या कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारी आ जाएगी। जब पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी तो काइनेटिक आ जाएगी। तो एनर्जी का फॉर्म बदलता है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है, कहीं लॉस नहीं होती, समझ रहे हैं, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो आई होप आप पहला एग्जांपल समझे होंगे। दूसरे एप्लीकेशन में चलते हैं जिससे आप थोड़ा और आपका विजुअलाइजेशन तगड़ा होगा।
अगला जो हमारा एप्लीकेशन है बच्चों वो है सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम में आप देखें जनरली एक फिक्स सरफेस होगा ऐसे, ये इसकी मीन पोजीशन होगी, मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन मतलब एक्स जहाँ पे 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक बॉब है कोई जो एक थ्रेड के माध्यम से या एक धागे से ऐसे लटकी हुई है, इसका मास क्या है m, इसकी लेंथ है l, ये ऐसे लटकी हुई है, ठीक है। और ये जो एंगल है आपको दिया है थीटा, और ये ऐसे ऐसे मोशन कर रही है, तो कुछ टाइम बाद ये यहाँ पहुँच जाएगी, मान के चलिए यहाँ आ गई, ये भी लेंथ l है। तो इस केस में आप देखिए, अगर ध्यान से देखिए इसको, इसकी ये मीन पोजीशन है। अगर ये मीन पोजीशन पे आया होता, ये जो बॉब है ये नीचे आई होती, तो हमारी जो सिचुएशन होती वो ऐसे ही तो होती, ये यहाँ पर होता। आप ध्यान से देखिए, ये यहाँ से रेज हो गया इतना। अगर आप इसको जीरो लेवल ग्राउंड पे डिफाइन करते हैं, या आप इसको कर सकते हैं या आप इसको कर सकते हैं जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब यहाँ पे ज़्यादा सही होगा क्योंकि यहाँ पे हाइट h की वजह से कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें जीरो लेवल अगर डिफाइन करें तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप देखिए ये कुछ हाइट रेज हो गया है। ध्यान से देखिए आप इसको, अगर इसको आप मिलाएंगे तो ये इतना ही आएगा। तो ये h जो रेज हो गया है, तो इसका मतलब है कि जो ये बॉब है यहाँ पर, इस पर यहाँ से कोई फोर्स लगाया आपने या आपने खींचा, ये यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ पर कोई एनर्जी आप दे रहे हो जो यहाँ पहुँचा दे रही है, फिर इस पर रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, वापस आ जा रहा है। तो इस कंडीशन में आप इसको दे रहे हो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर तो रुका हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी 0। काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रहे हो, हाफ mv²। और जैसे ही ये इस पोजीशन पे पहुँच रही है तो इसमें एक एनर्जी स्टोर हो जा रही है जो है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाइट कितनी है h, तो जब भी अर्थ के रिस्पेक्ट में किसी हाइट पे होगी तो mgh। और जबकि आप काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर ये रेस्ट पे आएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो 0 हो जाएगी। तो चाहे आप इधर लगा लीजिए चाहे इधर लगा दीजिए, बात एक ही होगी, ठीक है। मैंने इन दोनों के बीच में लगा दिया, अगर इन दोनों के लगाता तो कैंसिल हो जाते सारे, तो कोई हमें आंसर ही नहीं मिलता। तो मुझे इसलिए एक पॉइंट ये ले लिया, एक ये ले लिया, आप चाहें तो एक ये ले लो एक ये ले लो, तो दोनों एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो इसका मतलब है इनिशियल इसको आप जब सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाफ mv²। और इसको जब आप सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, mgh। तो दोनों तो बराबर होंगे, ऑब्वियस बात है। तो हाफ mv² इक्वल टू mgh। तो मास तो एक ही है, मास से तो मास कट गया, तो जो v है वो आ जाएगा 2gh, और 2gh के बाहर से रूट। अब अगर आपको कभी हाइट नहीं दी है तो मे बी ये l दिया होगा, तो आप जब इस l को ब्रेक करेंगे यहाँ पे, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, l cos थीटा। और ये आप h मान रहे हैं तो ये भी h हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं l की वैल्यू क्या हो जाएगी, h प्लस l cos थीटा। तो h इक्वल टू हो जाएगा l माइनस l cos थीटा। तो h इक्वल टू हो जाएगा बच्चों l1 माइनस cos थीटा। तो h की वैल्यू आ गई, यहाँ पर h रख दें तो हमारी वेलोसिटी निकल के आ जाएगी 1 माइनस cos थीटा। तो ये मेरा फाइनल हो गया इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। आपसे हाइट पूछा जा सकता है कि कितने हाइट रेज हो गई, आपसे पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा एक चीज़ और देखें आप, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे ये गेन हो जाएगी। तो आप ये भी बोल सकते हो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी या लॉस्ट इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, वो भी सही है। तो कभी कभी एग्जामिनर क्या कहता है कि व्हाट इज़ द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन्स mgh निकालना है, समझ रहे हैं। और कभी कभी पूछेगा कि भैया बताइए कितनी इसकी स्पीड है, तो वहाँ पर आप स्पीड कितनी है, तो स्पीड के लिए ये लगाएंगे, ठीक है। इस पे बेस्ड कुछ हम क्वेश्चन ले रहे हैं जो एनसीईआरटी में है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और ये अगर मैं आपको एनसीईआरटी पे बताऊं, ये 6.17 क्वेश्चन है आपका, और मेरा तो पहला है। इस एप्लीकेशन जो हम कर रहे हैं इसके इस पे बेस्ड है, इसके बाद हम एक दूसरा लेंगे।
क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए। आपसे कहा गया है कि बॉब ए ऑफ ए पेंडुलम रिलीज फ्रॉम अ 30 डिग्री, ये एंगल भी आपको बच्चों दिया है 30 डिग्री है, टू द वर्टिकल हिट अनदर बॉब बी ऑफ सेम मास एट रेस्ट। ये बंदा रेस्ट पे था किसी टेबल में, ये टेबल है, तो उसको हिट किया। आपसे पूछा है जा रहा है हाउ हाई डज द बॉब ए राइज आफ्टर द कोलिजन। जब इसको हिट करेगा तो जो ए है कितना हाइट रेज करेगा, और उसमें एक चीज़ ये लिखा है नेग्लेक्ट द साइज ऑफ बॉब एंड एज्यूम कोलिजन टू बी इलास्टिक। अभी हमने कोलिजन तो नहीं किया है। इलास्टिक कोलिजन बच्चों ऐसा कोलिजन होता है जिसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहती ही रहती है। मतलब कोलिजन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि इसमें मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इसमें काइनेटिक एनर्जी रहेगी, इसमें एनर्जी रहेगी, तो बस काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक में ही कंजर्व रहती है। इन इलास्टिक या परफेक्टली इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है, वो कंजर्व नहीं रहती है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये ए कितना हिट होगा। अभी बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जब आएगा तो काफ़ी लोगों को डाउट क्रिएट करेगा। तो बच्चों देखिए, जब बॉब ए हिट करेगा बी को ऑन अ टेबल, यहाँ पर जब ये ए हिट करेगा बी को तो क्या होगा, ये ट्रांसफ़र कर देगा जो भी इसके पास यहाँ से काइनेटिक एनर्जी है वो पूरी की पूरी इसको ट्रांसफ़र कर देगा। मेरे को कैसे पता, ये कोई बताने तो नहीं आया ना कि मैं पूरी दे दूंगा। इलास्टिक कोलिजन लिखा है इसलिए। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी जब टकराती है उससे पहले और काइनेटिक एनर्जी जब टकराती है उसके बाद बराबर होती है। तो जैसे ही ये टकराया इस पे, तो इसने अपनी सारी एनर्जी इसको दे दी, किसको, बी को। ठीक है, क्यों, कोलिजन इलास्टिक है। और जो ए है, ए यहाँ पे बैठ गया, तो ए किस में हो जाएगा, रेस्ट में, क्योंकि सारी एनर्जी दे देंगे तो खत्म आदमी। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो बी वाला बॉब है वो मूव करने लग जाएगा विद वेलोसिटी ए। तो दैट मीन्स जो हमारा बी वाला है वो यहाँ चले जाएगा और वी वेलोसिटी से मूव करने लग जाएगा। तो ए कितना हाइट रेज करेगा, 0 करेगा। अब कंपटीशन में अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा कि ए जो है वो 10 मीटर पे है। क्लियर। तो आपसे पूछा जाएगा कि पूरा वही क्वेश्चन, ए जब बी को हिट करेगा तो बी कितना होगा, तो 10 मीटर, क्योंकि जितनी एनर्जी इसके पास थी सारी बी के पास चलेगी और बी मोशन में चले गया ऐसे से। तो जितनी हाइट ये अटेंड करेगा उतनी ही वो भी करेगा। और अगर कह देगा कि ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो बी कितने से जाएगा, वो भी 10 मीटर पर सेकंड। आई होप आप समझ पाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं, वो भी एनसीईआरटी का है। अगला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से ही है। ठीक है, और इस बार पेंडुलम इन्होंने यहाँ पहुँचा दिया। जनरली पेंडुलम ऐसे हम बनाते हैं, इन्होंने यहाँ पहुँचा दिया। और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, उसका अगला क्वेश्चन है 6.18। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, द बॉब ऑफ ए पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल पोजीशन ए एज सोन इन फिगर। ये पोजीशन ए है। आगे कह रहा है इसमें, इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 1.5 मीटर, ये पेंडुलम की लेंथ है पूरी। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्पीड विद विच द बॉब अराइव एट लोअर मोस्ट पॉइंट बी। तो यहाँ पर इसकी स्पीड पूछ रहा है। वहीं पर आगे कह रहा है, गिवन दैट इट डिसिपिएट 95% ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता तो यहाँ पर जो एनर्जी होती, यहाँ पे जो एनर्जी होती उसके बराबर होता। अब देखो यहाँ से नीचे को गिरना शुरू हुआ, दैट मीन्स इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और किसी ये पॉइंट यहाँ पर पहुँच के इससे टकरा गया तो जो एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, mgh में। ठीक है, पेंडुलम घुमा दिया है बस, और कुछ नहीं। अब आप देखिए, आपसे क्या पूछा गया है, अच्छा उल्टा हो गया। यहाँ पे तो हाइट है, यहाँ पर होगा पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पे होगी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि स्पीड तो यहीं पर होगी ना, यहाँ पे रेस्ट पे है। आपसे ये कहा गया कि 5% जो एनर्जी है वो डिसिपिएट हो गई है, एयर रेजिस्टेंस को मिल गई है। इसका मतलब ये है कि ½ mv² जो है ये वाली, वो इस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर तो होगी, क्योंकि हाइट मान लीजिए ग्राउंड लेवल से कितनी है, h है। ठीक है, लेकिन इसमें एक बहुत ट्विस्ट है, एनर्जी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है और 5% निकल गई, तो बची कितनी, 95%।
ठीक है, तो अब आप इसका क्वेश्चन करेंगे तो इजीली आप आंसर के पास पहुंच जाएंगे। तो 2 से भी इसको कैंसिल कर दीजिए, तो v इक्वल टू हो जाएगा बच्चों √GH 95/50। ठीक है, और h जो है यहाँ पे वो लेंथ है, तो लेंथ है 1.5, तो g की वैल्यू हो जाएगी 10, h मान लीजिए 1.5, 95/50। तो यहाँ से इसका आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये कितनी बार जेई में आ गया है, तो सिंपल पेंडुलम में आपको ऐसे क्वेश्चन देगा तो इसका आंसर लगभग 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 तक मान के चल रहा हूँ मैं, आप कैलकुलेट करके बताइएगा। तो ये था हमारा सिंपल पेंडुलम का दूसरा क्वेश्चन। आगे चलते हैं, अगला एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ मैं सिंपल पेंडुलम का। और एग्जाम्पल क्या है बच्चों, कई बार पूछा गया है, मान लीजिए कोई सिंपल पेंडुलम यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पर किसी ने गोली चला दी, बुलेट चला दी। तो ये कोई एक बुलेट है जो इस पर टकरा रही है, और जैसे ही ये इस पर टकराई तो इसने इसको रेस कर दिया, ऐसा पूछा जाएगा, और इस बुलेट इसमें धंस गई, ऐसे बुलेट इसमें चले गई। ठीक है, सिंपल पेंडुलम था, इसकी लेंथ L थी, जिसका मास m1 था, इस बुलेट का मास m2 था। जैसे ही ये इस पर टकराई तो ये v वेलोसिटी से यहाँ पहुँच गया, और m1 भी यहीं आ गया और m2 भी यहीं आ गया। तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ बुलेट आफ्टर इट इमर्ज फ्रॉम द ब्लॉक। स्पीड बताइए जो यहाँ से बाहर निकल जाएगी जब। तो सिंपल सी बात है, कंजर्वेशन आप थोड़ा समझ गए होंगे, पेंडुलम में मैं हर बार कैसे लगाऊंगा। जब बुलेट इस पे आई और टकराई तो उसने इसको एक वेलोसिटी दे दी v, और v कितनी हो जाएगी, हाफ mv²। अब यहाँ पर जो मास है बच्चों वो कौन सा मास होगा, m1 होगा या m2 होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, जब इस पे टकराएगी तो मास किसका आएगा, इस बोर्ड का आएगा, इस मास का आएगा, जब जिस बोर्ड पे या मास पे टकराई। ठीक है, अच्छा, और ये जो मास है आगे जाके क्या हो जाएगा, आगे जाके ये इससे निकल जा रही है बुलेट, तो इसी पे हम लगाएंगे mgh। ठीक है, और mgh में भी क्या आ जाएगा, m1। अगर आपसे क्वेश्चन ये होता कि ये इस पे आई और इस पे नहीं निकली, और कुछ क्वेश्चन होता है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि किस वेलोसिटी से बुलेट निकल रही है, तो मैंने इस पे कंजर्वेशन लगाया, इसको नहीं लिया। ठीक है, तो यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल लेंगे v इक्वल टू 2gh, और h निकालना मैंने आपको बता दिया, अगर ये थीटा है ये l है तो h इक्वल टू होता है l माइनस l कॉस थीटा। अगर यहीं पर क्वेश्चन ये होता कि कितनी हाइट रेज हो गई, तो आपको फिर क्या करना, और ये बुलेट नहीं निकली बाहर, तो फिर मास का सम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको सिंपल पेंडुलम से मिल सकते हैं जिनको आपको करने पड़ेंगे। अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। अगला जो एप्लीकेशन है बच्चों वो आपको हेमिस्फीयर से रिलेटेड मिलेगा, या आप बोल सकते हैं कोई आपका इंक्लाइन प्लेन होगा। जैसे अब मान लीजिए कई बार क्वेश्चन ये आता है, ये आपका एक हेमिस्फीयर बाउल है, ठीक है, और ये आपके ग्राउंड में ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप पढ़ लेंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और ये पॉइंट मान लीजिए ए है और ये पॉइंट बी है, इसकी रेडियस जो है वो आर है। तो आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपको दिया है, ये हाइट h है, तो एक बॉल है यहाँ पे जिसका मास m है, ठीक है, और ये बॉल क्या हो रही है, नीचे को गिर रही है, इस पे स्लाइड होते हुए ऐसे गिर रही है। तो आपसे पूछेंगे बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, अगेन वही, ये बॉल यहाँ से गिरेगा तो ऐसे जाके इधर को जाएगा, मान लो बी पॉइंट पर गया, तो यहाँ पे जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी कहाँ पर, या टोटल एनर्जी होगी यहाँ पे, क्योंकि जो ए पॉइंट है ना, यहाँ पे ए पॉइंट पे काइनेटिक भी होगी पोटेंशियल भी होगी। क्यों, क्योंकि एक तो नीचे को स्लाइड कर रहा है, इनिशियली ये यहाँ पे था ना ऐसे, तो यहाँ पे पोटेंशियल भी होगी इस पॉइंट पे, फिर इसके बाद स्लाइड कर रहा है तो काइनेटिक भी होगी। इसके बाद ये जैसे ही यहाँ पहुँचेगा तो आप क्या कह सकते हैं, ये हमारा ये जो बॉल है हमारा, ये आप ये देखना,
आप सोचेंगे आर एच के बराबर है, बॉल यहाँ पे है, मतलब ये एच की हाइट हमारी ना इतनी है, इतनी लगभग यहाँ तक है। तो उसके बाद क्या होगा, ये इधर जाएगी तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी तो कुछ नहीं होगी, लेकिन एक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, उसके रेडियस के बराबर, क्योंकि यहाँ तक ये रेडियस है, यहाँ से फेंकेंगे यहाँ जा रही है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच, ठीक है। ये जो एच है ये यहीं तक है, ये बहुत गंदा लग रहा है, ये ऐसे है, मान लो एम मास यहाँ पे है तो ये डिस्टेंस एच है, ठीक है। और ये बाद में यहाँ पहुँच रही है बॉल किसी पॉइंट एम पे, ठीक है। तो इक्वल टू काइनेटिक तो जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एम जी आर। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू एम से तो m कट गया, √2gr-h। अब लोग रट्टा मार के बैठे हैं इससे क्वेश्चन को, ठीक है। और ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, ठीक। अच्छा जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मान लीजिए आपका बाउल ऐसे ना होके ऐसे हो गया भैया, ठीक है। और फिर वही बात, यहाँ पर एक ब्लॉक है m, और जिसकी हाइट कितनी है, जिसकी हाइट है इस सरफेस तक, पूरा नहीं बनाओ, इस सरफेस तक h हाइट है, ठीक है। और आपसे क्या कहा जा रहा है कि ये जो मास m है ये अगेन फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कब अपना कांटेक्ट लूज करेगा, या आप बोल सकते हो कितने हाइट में ये नीचे को स्लाइड करना शुरू कर रहा है, तो कितने टाइम बाद, मतलब एक बार तो ऐसा होगा ना कि ये बॉल इधर कहीं से आके इधर गिर के यहाँ पहुँच जाएगा, जब यहाँ से गिरेगा तो एक टाइम में तो ऐसा आएगा कि यहाँ से जंप मार के इधर गिर जाएगा। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि इस हेमिस्फीयर सरफेस में जो ब्लॉक का मोशन है कितने टाइम बाद ये अपना कांटेक्ट इस सरफेस से छोड़ देगा, कितने एंगल पे छोड़ेगा, ऐसा भी पूछा जा सकता है। अब देखिए फिर वही, मान लीजिए पॉइंट ए है जो एच हाइट पे, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि एक ऐसा पॉइंट इस बीच में कहीं पर यहाँ पे जहाँ पर ये कांटेक्ट अपना छोड़ देगा, जिसका मास क्या है, एम है, यहाँ पर ये कांटेक्ट छोड़ देगा, मान के चलता हूँ, और ये पॉइंट बी है। अच्छा जी, ये जो हाइट आपकी h है, ये पूरी हाइट कितनी है, h है, और जो m तक हमने हाइट ली है यहाँ तक, इसको मैंने r ले लिया मान लो, जहाँ पर हमने एज्यूम किया कि ये कांटेक्ट छोड़ेगा। अच्छा, अगर आप इसका इससे एंगल देखें तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, ये मैंने r ले ली है, और पूरी ये h है। ये अगर थीटा होगा तो आप कह सकते हैं कि भैया यहाँ पर ये भी थीटा होगा, होना चाहिए। तो एनर्जी जितनी ए पे होगी उतनी ही बी पे होनी चाहिए। तो टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, ये आप समझ गए होंगे। ए पे तो पोटेंशियल एनर्जी ही होगी तो एम जी एच हो गया, काइनेटिक क्या होगी, जीरो। लेकिन बी पर आप देखेंगे काइनेटिक भी होगी, पोटेंशियल भी होगी। अगर ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो काइनेटिक हो जाएगी हाफ एम बी स्क्वायर, और पोटेंशियल हो जाएगी हाइट की वजह से एम जी एच, तो यहाँ एच है आर, तो एम जी आर हो जाएगी। तो यहाँ से अगर आप वेलोसिटी निकालेंगे तो अगेन वेलोसिटी आप देख रहे होंगे ऐसे ही कुछ बन के आएगा, 2g, और 2g हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा h माइनस आर। क्लियर है यहाँ तक। अब कहानी ये है कि ये अपना कांटेक्ट कब छोड़ेगा। तो इस बी पॉइंट पर अगर आप देखें, इसके वेट को ब्रेक करें, वेट नीचे को लगेगा एम जी कॉस थीटा। तो जब आप इसको ब्रेक करेंगे एट बी, तो जो एम जी कॉस थीटा है जहाँ से लूज कर रहा है कांटेक्ट, तो फाइनल टाइम है जहाँ पर उसका सेंटीपिटल फोर्स उसको बैलेंस कर पा रहा है, उसके बाद वो नहीं कर पा रहा है। तो ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर। इसके बाद ये मान लो गिर गया, जो हमने एज्यूम वही किया है ना, बी द पॉइंट एट विच ब्लॉक बी एट ऑन द सरफेस। तो दैट मीन्स जो इसका फोर्स होगा वो हमारा एम वी स्क्वायर आर को बैलेंस कर पा रहा है। तो ये थीटा कंपोनेंट है तो एम जी कॉस थीटा इस साइड को आ जाएगा, ठीक है। तो ये एम बी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करें, एम जी कॉस थीटा यहाँ से निकालें तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा आपका, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी। अच्छा, पहले तो इस आर की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या है, एच है, और कॉस थीटा की वैल्यू अगर आप देखें वो आ जाएगी आपकी आर बाई एच इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एच। एच से एच कट गया, एम से एक एम कट गया,
तो एच कितना आ जाएगा, आर कितना आ जाएगा आपका, आर आ जाएगा 2/3 टाइम एच। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, जो ये आर ली है आपने, इस आर अगर आप एच बाई आर कर, चलो इतना ही रहने दीजिए, कॉम्प्लिकेट मत करिए। जो आर है आपका, ठीक है, वो 2/3 हाइट का अगर ये होगा, जो ये डिस्टेंस है, अगर ये टू अपनी डिस्टेंस के 2/3 चले जाएगा तो ये फिर कॉन्टैक्ट छोड़ देगा। अच्छा जी, कॉस थीटा इक्वल टू है हमारा आर बाई एच, और यहाँ से आर बाई एच निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3। तो थीटा कितना होना चाहिए, कॉस इनवर्स 2/3। इसके बाद जो ब्लॉक है उस पर लग जाएंगे और वो उड़ के इधर गिर जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये 2 टाइप के हेमिस्फीयर के थे, मैंने ये भी आपको करवा दिए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने स्प्रिंग तो पढ़ा नहीं है बच्चों, लेकिन मैं स्प्रिंग को भी कंसिडर कर ले रहा हूँ। बस आपको इतना ही पता होना चाहिए स्प्रिंग के केस में, स्प्रिंग सिस्टम के केस में, अगला वीडियो हम कर लेंगे उसमें, कि पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग की होती है वो हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, जहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है वो इलोंगेशन या कॉम्प्रेशन इन द स्प्रिंग है। तो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, जैसे मान लीजिए सरफेस है, ये आपका एक सरफेस है और ये आपका एक स्प्रिंग है यहाँ पे लगी हुई, ठीक है, और ऐसे कहीं पर लगी हुई है, और यहाँ से एक मास है m, और आपसे कहा जा रहा है ये स्मूथ सरफेस है, ये मास इधर को मोशन कर रहा है, किसकी तरफ, स्प्रिंग की, और स्प्रिंग का एक ये फोर्स कांस्टेंट है। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम कॉम्प्रेशन इन स्प्रिंग, जब इस पे टकराएगा तो कॉम्प्रेस होगी स्प्रिंग। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन इन स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में कितना कॉम्प्रेशन होगा ये हम कैसे निकालेंगे। देखिए, टकरा रहे हैं तो कोलिजन हो रहा है, तो एनर्जी, 2 सिस्टम बन रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। तो देखिए, ये मूविंग सिस्टम की जो एनर्जी होगी दैट इज काइनेटिक एनर्जी, कल से कर रहे हैं हम इसको। तो जितनी इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, जब इससे टकराएगा तो स्प्रिंग क्या करेगी, पोटेंशियल एनर्जी को गेन कर लेगी। दैट मीन्स जो इसका हाफ mv² होगा वो इसका हाफ kx² के बराबर होगा। बस याद ही रखना है आपको कि जो स्प्रिंग की एनर्जी स्टोर्ड होती है, पोटेंशियल एनर्जी, वो होती है हाफ kx²। ठीक है, अच्छा जी, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। x जो है यहाँ पे, यही आपका इलोंगेशन या कॉम्प्रेशन को दिखाता है। कभी स्प्रिंग आपकी स्ट्रेच करने में मान लो इलोंगेट हो गई तो वहाँ पर वही x है, कॉम्प्रेस हो गई, लेंथ कम हो गई तो वो हमारा कॉम्प्रेशन है। तो कितना हो गया, x हाफ से हाफ कट गया तो ये हो जाएगा mv²/k। तो देखिए, अब आपको वैल्यू दी रहेगी तो आप डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं और आपका आंसर इजीली आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, A ball of a mass m is dropped from a height h on a platform fixed at a top of a vertical spring and a platform depressed by x distance। देखिए, ये बॉल, ये सिस्टम है आपका, नीचे को गिर रही थी, अभी h हाइट थी, इसका कुछ स्प्रिंग कांस्टेंट के रहा होगा। तो जैसे ही बॉल नीचे गिरी और प्लेटफॉर्म पे आके अटक गई तो ये स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो गई नीचे को x डिस्टेंस, तो ये हाइट h थी तो ये नीचे पहुंच गई, तो h + x डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, कॉम्प्रेस हो गई। तो आपसे पूछा जा रहा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा। अब देखिए बच्चों, जो ये बॉल यहाँ से यहाँ पर आई, अब देखिए यहाँ पर जो नीचे आ रही ना बॉल, स्प्रिंग यहाँ पर क्या है, वर्क, जो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग की, वो कितनी है, स्प्रिंग की है हाफ kx², ये होती है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग में जो स्प्रिंग की एनर्जी थी वो कितनी थी, हाफ kx², और जब ये जैसे ही इसमें आया तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, mgh+x। आप ग्राउंड के लेवल से देखिए ना, ग्राउंड के लेवल से अभी ये गिरी थोड़ी है नीचे, अभी तो ऊपर है, तो इसकी अपनी एनर्जी होगी कुछ,
ठीक है, तो इसकी भी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी स्प्रिंग की। लेकिन ये आया और धड़म से इसमें गिर गया, तो धड़म से जब ये गिरेगा तो इसकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो इन दोनों को आप बराबर कर दीजिए तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप के की वैल्यू निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय जो बॉडी होगा वो किसके अगेंस्ट लॉस्ट करेगा, वर्क डन ऑन द स्प्रिंग। ठीक है, तो आफ्टर देन वी हैव टू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यू विल गेट आंसर। यहाँ पर ध्यान देना, आपको डेटा दिया रहेगा, मैं अभी बिना डेटा के आपको जल्दी जल्दी इतनी चीज़ें कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों कई बार घुमा घुमा के पूछा जाता है, कभी कुछ कभी कुछ, तो आपको ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें कैसे हमें लगानी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगेन एक क्वेश्चन आपके पास। अब इस क्वेश्चन में कितना सरल है देखिए, आप निकाल सकते हैं जो अभी तक समझ गए हैं। देखिए ये बॉडी यहाँ पे थी, किसी हाइट में थी, तो मैं कई बार गया हूँ हाइट में जब कोई बॉडी होगी इस पॉइंट ए पे, इसके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो लॉस करनी पड़ेगी इसको। क्यों, जब ये नीचे गिरेगा वो पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट होगी किसके फॉर्म में, जो आप देखो आप कह सकते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन आप देखिए आपको बीच में नहीं देखना है ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आपसे दो डिफाइन पॉइंट चाहिए, एक ए और एक बी। और यहाँ पर अल्टीमेटली होगा क्या, जो एनर्जी लॉस होगी वो दूसरा फॉर्म जो भी है एनर्जी का उसको गेन कराने में लग जाएगी। तो जहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी वो इस स्प्रिंग के अगेंस्ट क्या करेगी, इसको कॉम्प्रेस करेगी। दैट मीन्स इस बी पे जो पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी उसके बराबर होगी। इस पे कितनी हो जाएगी, किसी हाइट के कारण पोटेंशियल एनर्जी mgh, और स्प्रिंग की कितनी हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो कॉम्प्रेशन निकल गया, समझ गए, यहाँ से x इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन बच्चों। वैसे तो और बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें और बन सकते हैं, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आया, और अगर मुझे कुछ इसमें फिर मिलेंगे बाद में तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा इसकी, जो थोड़ी इससे एडवांस होगी। ये तो बहुत बेसिक प्रॉब्लम थी। ठीक है, एक मैं और बनाऊंगा इसमें वीडियो बाद में, तो जोड़ा अच्छे से और बढ़िया से एडवांस लेवल होगी। तो आप समझ गए होंगे कैसे एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, और अगर आप समझ गए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू।